हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो चैप्टर है दी एड्रेस, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पूरी तरीके से कवर कर चुकी हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है और 2 पार्ट्स में बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आप उन दोनों वीडियोस को देखें। उनके लिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे बैक टू बैक, तो दोनों ही वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्लीज उन चैप्टर्स को देखे बिना प्लीज डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। ये मेरी आपको एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिया और बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको पूरा चैप्टर देखना चाहिए और बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, देखिए उन्हें, अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, राइट। उसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं हर वीडियो में आपको ये बार बार याद दिला रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं सारे नोट्स और पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप अगर उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे नोट्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर की नोट्स आपको आज रात ही मिल जाएंगे। तो लिंक जो है उस टेलीग्राम चैनल का वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जरूर से जरूर चेक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? अब अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो डायलॉग है या स्टेटमेंट जो है वो किसने कहा है। मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस की डॉटर से ये डायलॉग कहा है, राइट। अब इसे पूछा ये जा रहा है कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या क्लू मिलता है या क्या हिंट मिलता है। तो हिंट यही मिलता है बेटा कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो मिसेस एस की डॉटर को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। तो इस हैरानी और परेशानी का कारण क्या है, वो ये है बेटा कि मिसेस एस और उनकी जो डॉटर है वो दोनों ही ज्यूइश हैं, ठीक है। और इससे समझ में आता है कि ये स्टोरी जो है इट इज अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को दर्शाती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैनी ज्यूज फ्लेड इन फियर टू डिस्टेंट लैंड्स और नेबरिंग कंट्रीज। मतलब अपने आप को बचाने के लिए ज्यूस को जर्मनी छोड़कर दूर जाकर भागना पड़ा था ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। एंड द रिटर्न वाज नॉट एक्सपेक्टेड, और ये वापस लौट आएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब ज्यूस के लौट आने की उम्मीद थी ही नहीं। तो अगर किसी भी ज्यू के लौट के आने की उम्मीद नहीं थी तो मिसेस एस और उसकी डॉटर के लौटने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जब मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की डॉटर को अपने सामने देखती है तो उसको यही आता है कि ये लौट आई है और एक ज्यू होने के बावजूद ये लौट कैसे सकती है, इसका लौटना तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल। इसीलिए इसके इस स्टेटमेंट में ये सरप्राइज नजर आता है। और ये सरप्राइज शुरुआत में जब तक ये पता नहीं होता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है ये चैप्टर, तो एक मिस्ट्री सी क्रिएट करता है रीडर्स के दिमाग में। कैसे? इट क्रिएट्स अ सस्पेंस, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अबाउट व्हाट हैपेंस टू दोज हु लेफ्ट। भाई जो जा चुके थे, कौन है ये, कौन कौन जा चुके थे, दोज हु लेफ्ट, हु आर दीज, हु ज्यू पीपल, ठीक है। तो ये मिस्ट्री ये क्रिएट करता है कि इन ज्यूस के साथ ऐसा क्या हो गया था कि वापस लौटकर आ ही नहीं सकते, राइट। ऐसा भी क्या हो गया था, और वो क्या हो गया था, वो क्या हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाता है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो था नाजीज का कहर ज्यूस के ऊपर। तो ये मिस्ट्री है जो रीडर्स को समझ में आती है कि अच्छा ज्यूस थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, और इसलिए मिसेस डॉर्लिंग इस लड़की को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इतनी ज्यादा सरप्राइज्ड है क्योंकि ये उम्मीद ही नहीं कर रही थी कि ये वापस लौट आएगी, राइट। चलिए, अगर बेटा कहीं पर भी कोई डाउट है समझने में, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ और रिपीटेडली बोलती हूँ कि अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट आए ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है ना उनको अच्छे से पता है कि मैं उनके हर डाउट को आंसर करती हूँ और जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द आंसर करती हूँ। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है तो ना तो हेजिटेट करने की जरूरत है और ना ही उसको इग्नोर करने की जरूरत है। आप उसे पूछिए एंड आई विल आंसर, ठीक है। मैं आपकी डाउट को क्लियर करूंगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर यानी वॉर के पहले के समय, पोस्ट वॉर वॉर के बाद का समय, ठीक है। टाइम्स, व्हाट हार्डशिप्स डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। यानी इस चैप्टर के अंदर 2 समय है, एक तो वॉर के पहले का समय और एक वॉर के बाद का समय। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो गर्ल है, गर्ल कौन, मिसेस एस की जो डॉटर है, वो इस पूरे वॉर के दौरान, वॉर से पहले, वॉर के बाद, मतलब जो पूरा टाइम है ना,
वो कैसे मुश्किलों से गुजरी होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, ड्यूरिंग प्री वॉर टाइम्स द गर्ल एक्सपीरियंस्ड इंक्रीजिंग फियर एंड अनसर्टेनिटी एज वॉर लूम्ड, लीडिंग टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ हर स्टेबल लाइफ। अब ये जो गर्ल है कौन, मिसेस एस की जो डॉटर है, बेसिकली जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि मिसेस एस की जो फैमिली है वो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है इनका। तो लाइफ जो रही है पहले वो बहुत ही अच्छी रही है, मतलब इनसिक्योर नहीं रहे हैं। लेकिन ये जो प्री वॉर वाला टाइम है उस दौरान इस फैमिली को हर समय एक डर सताने लगा। यहाँ स्पेशली इस गर्ल की बात की है, पूरी फैमिली को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो अगर मैं सिर्फ इस डॉटर की बात करूं, गर्ल कौन है, डॉटर ऑफ मिसेस एस। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं तो हमेशा एक सिक्योर्ड और एक कंफर्टेबल लाइफ रही है, एक स्टेबल लाइफ रही है। लेकिन जैसे ही प्री वॉर वाला टाइम आता है ना, तो हर वक्त एक डर सताता रहता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, क्योंकि ये लड़की एक ज्यू लड़की है। ठीक है, और उस टाइम पर जितना भी टॉर्चर हो रहा था, मतलब नाजीज का जो कहर था हर तरफ ज्यूज के लिए, और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेजा जाता था, तो भले ही वो पकड़े ना गए हो तब तक, बट स्टिल दिमाग के अंदर एक ये डर तो रहता ही है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं हम सब सही रहे, सेफ रहे। तो प्री वॉर का टाइम तो इस तरीके के डर और दहशत में बीत रहा था। पोस्ट वॉर क्या हुआ, हार्डशिप्स इंक्लूडेड द ट्रॉमेटिक लॉस ऑफ हर मदर एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर होम एंड पोजेशंस, फोर्सिंग हर टू लिव इन अ रेंटेड स्पेस। अब यहाँ पर पोस्ट वॉर क्या हुआ, उसने अपनी माँ को खो दिया, अपना घर, अपनी जगह, सब कुछ उसने खो दिया। उसकी माँ का जो सामान भी था ना, जो पोजेशंस थे जिनके साथ उसकी मदर का, इस डॉटर का, अपना खुद का एक इमोशनल अटैचमेंट था, एक कनेक्शन था, वो सारी चीजें, वो सारा सामान भी खो दिया। ये सामान बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगेन वो जानने के लिए आपको ये चैप्टर का वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट के बारे में बताया कि ये सिर्फ सामान नहीं है, यादें हैं, पूरा का पूरा बचपन है। ठीक है, पोस्ट वॉर इस लड़की ने अपनी मदर को खो दिया, अपनी मदर का वो सामान, अपना वो बचपन, वो सारी चीजें खो दी। फोर्सिंग हर टू लिव इन अ रेंटेड स्पेस, घर बार सब चला गया, परिवार एकदम दूर हो गया, क्योंकि मदर जिंदा नहीं रही है, अब तो परिवार खत्म हो चुका है। तो अब जब वो लौट कर आई है तो कहाँ रह रही है, उसका खुद का घर थोड़ी है, अब तो वो एक रेंटेड स्पेस में रह रही है, किराए के एक घर में रह रही है। एंड ग्रैपल विद द इमोशनल पेन ऑफ लॉस्ट मेमोरीज एंड अ डिस्टर्प्टेड आइडेंटिटी। बेटा ग्रैपल का क्या मतलब होता है, होल्ड, होल्ड करके रखना कोई चीज। तो यहाँ पर क्या है कि पोस्ट वॉर में अपनी फैमिली खो दी, अपना परिवार खो दिया, अपनी मदर को खो दिया, मदर अब जिंदा नहीं है, मदर का जो भी पोजेशन है, वो सामान जिससे उसकी यादें जुड़ी हैं, बचपन जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ खो दिया है। और किस चीज को होल्ड करके रख रखा है, किस चीज को पकड़ के रख रखा है, अपनी इमोशनल पेन को ऑफ ऑल दोज लॉस्ट मेमोरीज, जितनी भी यादें हैं जिससे वो बिछड़ चुकी है। यादों से बिछड़ जाने का मतलब है वो सामान बेसिकली जिससे वो दूर हो गई है, बस वही उसके पास रह गया है, और जिसकी वजह से उसकी एक डिसरप्टेड आइडेंटिटी है। डिसरप्टेड आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी जो पहचान होती है बेटा, वो हमारी फैमिली भी होती है, या हम हमारे लाइफ के अंदर, चाहे हमारा करियर हो या हम क्या पहचान बनाते हैं अपनी, उससे है। बट दिस गर्ल, वो अभी अभी वॉर के ट्रॉमा से जूझ कर आई है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज या मैं अपना नाम बना रही हूँ, वो वाला सेगमेंट तो खत्म ही कर दे हम एक बार, राइट। बाकी अगर फैमिली की, और ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा शहर, ये भी तो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, ये सब वॉर के दौरान वैसे ही खत्म हो गया। तो अभी देखा जाए तो इस लड़की की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है, अभी ये इस चीज को ढूंढ ही रही है। तो ये सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन मैं उनको इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, अगेन आपको ये समझाने के लिए कि कई बार सिर्फ हम सोचते हैं घर बार सब चला गया, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज खत्म हो गई, सिर्फ वो नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, और वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर क्या असर डालते हैं, हमारी आइडेंटिटी तक पर उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपकी समझ में होनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो मिसेस एस की जो डॉटर है, सिंस शी वॉज अ जूइश गर्ल, वो किस दौर से गुजरी होगी, किस एक्सपीरियंस को उसने झेला होगा, राइट। और उसके बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि ये जो मिसेस एस की जो डॉटर है, वो मार्गा मिंको, जो कि इस चैप्टर की राइटर हैं, मार्गा मिंको के एक्सपीरियंस को ही दर्शा रही है ये डॉटर। तो मार्गा मिंको ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बिल्कुल झेला है। शी वॉज ऑल्सो अ जूइश गर्ल, और आगे चल के वो एक जर्नलिस्ट बनी एंड सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनी। और देखिए आज मैं इन्हें पढ़ा रही हूँ, आप इन्हें पढ़ रहे हैं। तो द थिंग इज कि लाइफ में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक बात है, लेकिन आप उस एक्सपीरियंस से किस तरीके से उभरते हैं, वो आपकी असली स्ट्रेंथ होती है। तो चैप्टर तक तो डिस्ट्रप्टेड आइडेंटिटी है, लेकिन जब हम इस चैप्टर को अपनी रियल लाइफ के अंदर अगर सोचें,
तो मार्गा मिंको ने अपनी आइडेंटिटी डिसरप्टेड नहीं रहने दी, इनफैक्ट वो उसके बियॉन्ड गई, उससे आगे बढ़ी। इस चैप्टर का जो पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन है ना, उसकी शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने आप को लिमिट मत कीजिए, आगे बढ़िए, बियॉन्ड बढ़िए। अगर आप उस बात को अभी इस चीज से कनेक्ट करके देखेंगे तो आप मेरी बात को शायद और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से मार्गा मिंको ने अपने आप को भी रोका नहीं, लिमिट नहीं किया कि लाइफ में ट्रॉमा है, लेकिन उसे किस तरीके से उसने एक्सप्रेस किया, नेगेटिव तरीके से नहीं, चाहे राइटिंग्स के थ्रू क्या हो, अपने प्रोफेशन के थ्रू किया हो, लेकिन कभी भी उसने अपने आप को रोका नहीं। राइट? चलिए, आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why did the narrator of the story wants to forget the address? एकदम जो लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसके अंदर पूरी तरीके से यही बताया गया है कि जो नरेटर है, मिसेस एस की डॉटर, वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। वो एड्रेस जो उसकी मदर ने कहा था याद रखना, और अपनी पूरी लाइफ उस एड्रेस को याद रखा, क्योंकि उस एड्रेस पे उसकी मदर के कीमती और खास पोजेशंस थे। कीमती इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे थे, कीमती इसलिए क्योंकि पूरा बचपन है और एक इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ। वो एड्रेस क्यों भूल जाना चाहती थी वो, तो देखिए, the narrator in the address by Malcolm Inco wants to forget the address because it represents a painful reminder of her mother and the traumatic loss of her family and belongings during the war. कि इन सारे सामानों को देखकर मुझे वो टाइम याद आता है कि मैंने अपनी माँ को खो दिया है, परिवार को खो दिया है, और ये वॉर ने मेरी पूरी जिंदगी जो है उथल पुथल करके रख दी है। ये सामान मुझे वो सारे बैड मेमोरीज एक बार फिर से याद दिला देता है। The possessions kept at the address by Mrs. Darling are no longer cherished heirlooms, but rather are arranged tastelessly. Heirlooms क्या होता है बेटा? जैसे आपने सीरियल्स या मूवीज में तो कई बार सुना ही होगा कि ये हमारा खानदानी नेकलेस है, तो दैट खानदानी नेकलेस इज एन हेirloom। ठीक है, कोई भी चीज जो होती है ना बहुत पुरानी और हमेशा से परिवार में आई, जिसे कहा जाता है ये तो खानदानी चीज है, सो दैट ओनली ऑब्जेक्ट है ना, नॉट पीपल, नॉट ह्यूमंस। तो ये जब खानदानी चीजें जो होती हैं दैट इज हेirloom, और हेirloom हमेशा खास होते हैं, स्पेशल होते हैं और सिंगल पीस होते हैं। ऐसा नहीं 15-20 नेकलेस है ना ये सारे के सारे हेirloom है, नो, वो एक खास जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। तो ये जितने भी सामान की बात, जितने भी सामान था ना, उनके लिए क्या बात बोल रही है कि अब वो चेरिश हेirlooms नहीं रहे, वो खास चीजें नहीं रही हैं। इनफैक्ट वो इस कदर वहां पे पड़े हुए हैं, एकदम टेस्टलेसली अरेंज्ड है। वो टेस्टलेसली अरेंज्ड पहले भी मैंने समझाया है कि वहां पे उसको अच्छे से सलीके से नहीं रखा गया है, बस पड़ा हुआ है जैसे स्टोर रूम में सामान, वो भी फेंका हुआ सा, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है। उनकी कोई कद्र नहीं हो रही वहां पर। तो ये भी एक कारण, एक तो इस सामान को देखकर मुझे जितनी भी पुरानी जो दुख देने वाले यादें हैं वो सब वापस लौट आती है मेरे दिमाग में कि मेरी मदर को मैंने खो दिया है, फैमिली को खो दिया है, वॉर का पूरा टाइम जो है वो याद आ जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा दूसरा ये कि सामान जिस तरीके से रखा हुआ है, तो वो जो एक लगाव वाली भावना थी मेरी इस सामान के साथ, वो भावना नहीं आती क्योंकि इतने खराब तरीके से इसको यहाँ रखा हुआ है। लूजिंग द इमोशनल कनेक्शन, वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो खत्म हो रहा है। एंड सिंबलाइजिंग द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ अ पास्ट लाइफ, और ये इमोशनल अटैचमेंट जैसे ही टूट रहा है, खत्म हो रहा है सामान के साथ, वैसे तो ये क्या चीज सजेस्ट करता है, क्या किस चीज का सिंबल है ये इस चीज का सिंबल है कि जो नुकसान, जो लॉस इस डॉटर ने झेला है, वो कभी वापस ठीक नहीं हो सकता, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इट इज इरिवर्सिबल। वो नुकसान हो गया, वापस कभी ठीक नहीं हो सकता, कोई भरपाई है ही नहीं। तो इस सामान को देखकर इस लड़की के दिमाग में सिर्फ पेसिमिस्टिक थॉट्स आता है। कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट, कोई भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इस सामान को देखकर इस लड़की के जहन में नहीं आता। ठीक है, forgetting the address is a coping mechanism to move on from the sorrow and grief associated with these memories। और सिर्फ एक ही तरीका है अपनी पुरानी दुख भरी यादों से छुटकारा पाने का, और वो तरीका ये है कि मैं इस सामान को मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ एज इट इज छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि अगर मैं ये सामान अपने साथ लेकर गई तो वो दुख देने वाली यादें भी मेरे साथ आ जाएंगी, और वो मैं नहीं चाहती। तो एक तरीके से ये इस डॉटर का कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म मतलब अपने आप को फिर से संभालने का एक तरीका है। राइट? तो इसलिए अपने साथ ये सामान लेकर नहीं जाती है, और सिंस उसे वो सामान वापस नहीं चाहिए, तो ये इस घर में भी दोबारा आने की जरूरत नहीं है, और सिंस इस घर में दोबारा आने की जरूरत नहीं है, तो ये इस घर का एड्रेस भी अब उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो पर्पसली, इंटेंशनली इस एड्रेस को भूलने का डिसीजन लेती है। राइट? चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। इसका मतलब देखो बेटा, प्रेडिकामेंट का क्या मतलब होता है, वो मुश्किल सिचुएशन जिससे कोई इंसान गुजरा हो। ठीक है, मुश्किल हालात जिसको कहते हैं।
द एड्रेस इज स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट। तो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हुई है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को जितनी भी ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा होगा, दैट इज ह्यूमन प्रेडिकामेंट। ठीक है, दैट फॉलोज वॉर कमेंट। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि भाई ये इस स्टोरी के अंदर, द एड्रेस के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबतों से जूझना पड़ा होगा। सो यू आर सपोज टू कमेंट ऑन दैट कि क्या ऐसा ही है? यस, बिल्कुल ऐसा ही रहा है। It definitely portrays the profound human predicament after war by illustrating how war destroys both material possessions and the emotional well-being of survivors। क्या मतलब है कि हाँ, इस चैप्टर के अंदर जो ह्यूमन प्रेडिकामेंट्स की बात की गई है, डेफिनेटली ह्यूमन प्रेडिकामेंट्स की बात की गई है। और ये बात हम कैसे माने कि हाँ ह्यूमन प्रेडिकामेंट्स की बात की गई है? ये बात ऐसे माने कि किस तरीके से वॉर का जो ट्रॉमा है वो इंसान को झंझोड़ के रख देता है। सिर्फ उसका मटेरियल पोजेशन यानी उसका घर बार सामान, सिर्फ वही डिस्ट्रॉय नहीं होता, इनफैक्ट उसका जो इमोशनल, उसका जो मेंटल स्टेट है वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। कि सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि इमोशनल वेलबींग ऑफ सर्वाइवर्स, जो लोग उस वॉर में बच गए हैं, तो जिंदा तो वो बच गए हैं लेकिन ना तो उनका सामान रहा है कि भाई मटेरियल पोजेशंस भी सब उनके चले गए, उनसे बिछड़ गए। जैसे मिसेस एस की डॉटर का पूरा जो घर है सब कुछ छूट गया, जो सामान है वो सब कुछ छूट गया, साथ ही साथ उसका जो इमोशनल वेलबींग है, मतलब उसका जो मेंटल स्टेट है, जो एक शांति होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, वो भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ट्रॉमा है, उसके दिमाग में हर समय बुरी यादें घूमती रहती है, क्योंकि वो बुरी यादें उसकी मदर के बिछड़ जाने से है। वो इमोशनल पेन है जिससे उसका दिमाग, उसके ख्याल भरे हुए हैं, राइट? लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन का क्या मतलब होता है? एलियन मतलब एकदम अलग, कि भाई अब तो मेरा कोई रहा ही नहीं, आई एम ऑल अलोन एंड आई एम नॉट रिलेटेड टू दीज पीपल, क्योंकि मेरा तो कोई रहा ही नहीं, आई एम कंप्लीटली एलियनेटेड। The loss of love and sympathy and the desolate realization that material objects cannot restore lost lives or former happiness। जो खुशियां जो हम साथ बैठ के अपने परिवार के साथ बैठ के भले ही हम झगड़ रहे हों, लेकिन वो झगड़ा भी एक तरीके का एक कनेक्शन, एक प्यार होता है, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं क्योंकि वॉर ने उन सब चीजों को खत्म कर दिया है। और सामान भले ही मिल जाए, वो प्यार, वो खुशी वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस वजह से वो चीज मिल सकती थी वो वजह खत्म हो चुकी है। The story's narrators return to a familiar address to reclaim her mother's belongings, highlights the psychological and spiritual desolation that war leaves behind, forcing survivors to confront the emptiness and to eventually let go of their past to move forward। यहाँ पर ये क्या है कि मिसेस एस की जो डॉटर है ना, वो जब लौट कर आती है मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ अपना सामान लेने के लिए, तो उस टाइम पे उसका जो मेंटल स्टेट है, उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से है। और ये डॉटर किसे रिप्रेजेंट कर रही है? सर्वाइवर्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि सर्वाइवर्स की क्या हालत थी। तो सर्वाइवर्स की हालत ये थी बेटा कि उन्हें एक खालीपन, एक खोखलापन महसूस होता है। सामान मिल गया, लेकिन होता है ना कि आप जब किसी चीज में जीतते हैं, किसी कंपटीशन में जीतते हैं, वो जीतने की खुशी भी आप तभी सेलिब्रेट कर पाते हैं जब आप उसे अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करें, तभी वो खुशी आपको फील होती है। अब यहाँ पर इसको सारा सामान मिल तो गया है इस डॉटर को, या ये कहें कि वॉर सर्वाइवर को, लेकिन उस चीज की खुशी किसके साथ बांटे, कौन है? तो वो खुशी महसूस करने वाली जो वजह है ना, जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी ना, वजह खत्म हो गई है, तो ये खुशी सेलिब्रेट किसके साथ करे? तो इसीलिए वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो इस डॉटर को फील ही नहीं होता। और यही कंडीशन उन सभी सर्वाइवर्स की थी जो वॉर में बच गए, ठीक है? और इसीलिए उनके अंदर एक खोखलापन, एक खालीपन सा महसूस होता है। और जो बेस्ट तरीका होता है आगे बढ़ने का, अपनी जीवन को आगे बढ़ाने का, जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? कि इन चीजों को, इस पास्ट को पीछे छोड़ते हुए चले, क्योंकि अगर इस पास्ट को साथ लेकर चले तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पास्ट को साथ लेकर चलने का मतलब ये है वही यादें, वही जो कुछ हुआ, उन सबको हर वक्त अगर सोचते रहेंगे तो वो बहुत गलत होगा। और सोच सिर्फ तभी पाएंगे जब आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो उस पास्ट की याद दिलाए। इस केस में ये जो मिसेस एस की डॉटर है, इनके केस में जो मदर की पोजेशन है, वो पोजेशन इस डॉटर को हर पल वो पुरानी बुरी और दुखी यादें हमेशा याद दिलाती रहती। इसीलिए ये डॉटर इस सारे के सारे सामान को वहीं का वहीं छोड़कर आ जाती है, क्योंकि इसे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना था, राइट? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
कहीं पर कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट है, मेक श्योर आप मेरे से ज़रूर पूछें। और अगर आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है और इतने स्टूडेंट्स इतने अच्छे-अच्छे और इतने एनकरेजिंग कमेंट्स भी करते हैं ना, तो टीचर्स को भी बहुत मोटिवेशन चाहिए रहता है। एंड रियली आप लोगों की जो कमेंट्स होते हैं, कई बार तो मुझे इतना एनकरेज करता है। आई फील सो पॉजिटिव एंड आई फील सो गुड अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट बेटा। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करना मत भूलिएगा बेटा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।